गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली के तरीके से आज फिर हाजिर हैं आपके सामने हम साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह रहे हैं। आज अब एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा। उससे आपको आइडिया लगता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल के आते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से फॉर्म होगा। 9th और 10th का एनसीईआरटी से क्वेश्चन फॉर्म होगा। और 25 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, जिसमें 17 से 18 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। जो थोड़ा लैंग्वेज घुमाता भी क्वेश्चन बड़े रहते हैं, उसमें जो ऑप्शंस रहेंगे वो भी थोड़ा बड़े रहेंगे। इस वजह से एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। आप इधर उधर की अगर बुक्स पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा एनसीईआरटी का कंटेंट कम रहता है, तो उसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। वो क्वेश्चन ऐसा नहीं उससे नहीं बनेंगे 10-12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो बन जाएंगे उससे। जो एनसीईआरटी में बनेंगे उससे भी बनेंगे, बट जो कोई नहीं बना पाएगा वो क्वेश्चन आप बना लोगे, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज ही ऐसी रहती है। थोड़ा क्वेश्चन बड़े पूछता है और थोड़ा प्रोसेस पूछता है उसका। इस वजह से एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते रहोगे तो फिर उसका आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर आपके ग्रुप डी में आए हुए हैं वही क्वेश्चन रह रहे हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं हमारे सेशन से। आपको अगर सेशन हमारा अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो आपके दोस्त भी उस चीज का लाभ उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से एक कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? देखो, जब आप अगर एक जगह रुके हो तो रुके रहोगे, अगर आप चलते हो तो चलते रहोगे। ये नियम बताता है आपका जड़त्व का नियम, कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में जब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल, बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। अगर उस पर कोई बाहर फोर्स लगाया जाता है तो वो अपना पोजीशन चेंज करेगी। ठीक है, तो ये कौन सा नियम बताता है? जड़त्व का नियम, मतलब न्यूटन का फर्स्ट नियम, न्यूटन का प्रथम नियम बताएगा। तो ये जो परिभाषा लिखी है किसकी लिखी है? ये लिखी है न्यूटन के किसके पहले नियम से, न्यूटन के पहले नियम से। अब देखो, न्यूटन के जो नियम है ये इनके बारे में देख लेते हैं। न्यूटन के नियम, न्यूटन के नियम, अगर न्यूटन के नियम की प्रकाशन की बात करें तो ये प्रिंसिपिया नामक बुक में कब 1687 में छपी थी, पत्रिका में। किसमें? प्रिंसिपिया नामक पत्रिका में। कहा? प्रिंसिपिया बुक में इनके ये नियम दिए गए हैं। न्यूटन के कितने नियम हैं? इनके नियम की बात करें तो 3 नियम है। पहला नियम की बात करेंगे, दूसरे की बात करेंगे एंड तीसरे की बात करेंगे। देखो, अगर पहले की बात करेंगे तो इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। कौन सा? जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरे की बात करें तो इसको संवेग का भी नियम कहते हैं, संवेग का नियम कहते हैं। अगर तीसरे की बात करें तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अब देखो, पहले नियम से हमको मिलेगा क्या? पहले नियम से हमको बल की क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। पहले नियम से हमको बल की परिभाषा, पहले नियम से क्या मिलेगी? बल की परिभाषा। दूसरे से क्या मिलेगा? हमको सूत्र मिलता है। क्या मिलेगा? सूत्र, दूसरे से। अगर तीसरे से बात करें तो बल की प्रकृति का पता चलता है। तीसरे से बल की प्रकृति, बल की प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, तो आप देखिए, न्यूटन के 3 नियम हैं। पहला नियम जड़त्व का, दूसरा संवेग F बराबर ma। अगर सूत्र की यहां बात करें तो क्या होगा? F बराबर ma। दूसरा क्रिया प्रतिक्रिया। और पहले नियम से मिलेगा का?
बल की परिभाषा मिलेगी, परिभाषा मिलती है, दूसरे से हमको F बराबर ma सूत्र मिलता है, तीसरे से हमको बल की प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, अब देखो अगर पूछेगा पहला जड़त्व का नियम, तो आप परिभाषा लिखिए, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह जब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेगा तो देखो, जो बस पे कोई बैठा आदमी अचानक से ब्रेक लगती है तो आगे की ओर जाता है, या फिर बस खड़ी है अचानक से चलना स्टार्ट करती है तो आदमी पीछे की ओर जाता है। ये सब एग्जाम्पल होंगे आपके जड़त्व के नियम, पहला न्यूटन का पहला नियम। अगर दूसरे नियम की बात करें तो जैसे कोई कैच पकड़ता है, कोई भी खिलाड़ी, तो अपने हाथ थोड़ा नीचे की ओर करता है, थोड़ा पीछे की ओर करता है ताकि उसको चोट कम लगे, तो ये सेकंड नियम का एग्जाम्पल होगा। थर्ड नियम का क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब आप अगर किसी चीज पे, मान लो इस पे अगर ऐसे कर रहे हो तो जितना फोर्स आप इस पे लगा रहे हो उतना फोर्स इसको बैलेंस रखने के लिए बराबर, इक्वल एंड अपोजिट, बराबर फोर्स लगेगा दूसरी तरफ से। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम भी यही कहता है। ठीक है, अगर देखो रॉकेट लॉन्चिंग की बात करें तो रॉकेट लॉन्चिंग में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा, बट उसमें पहला ऑप्शन संवेग संरक्षण का नियम भी होगा। अगर वो है पहला तो वो आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज आपका न्यूटन का थर्ड नियम करेक्ट होगा। ठीक बात है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? अब ये देखो, एक स्थिर बस में चलना प्रारंभ करते हैं तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा की ओर गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से नियम परिस्थिति की व्याख्या कीजिए। तो इसमें न्यूटन का पहला नियम लगेगा, किसका? न्यूटन के गति का फर्स्ट नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम लगेगा। ठीक है, हाँ कोचिंग में है, हाँ अभी आ रहे ना, आधा घंटा में। ठीक 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 ठीक। अब देखिए दूसरा कुछ, ये सारी चीजें समझ में आई। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग, देखो आ गया क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? देखो रॉकेट लॉन्चिंग के दो ऑप्शन होंगे। अगर रॉकेट लॉन्चिंग की बात करें तो इसका जो पहला ऑप्शन आपका होगा, अगर इसके सिद्धांत की बात करेगा तो इसका पहला जो नियम होगा, पहला आंसर होगा तो संवेग संरक्षण का नियम। किसका? संवेग संरक्षण। पहला आंसर आपका ये होगा, बट अगर ये आंसर प्रेजेंट नहीं है तो आप कौन सा आंसर मारोगे? दूसरा, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, अगर आप देखो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन में अगर नहीं रहेगा तब आप ये वाला मारोगे। ठीक है, तो इसमें देखो रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? देखो संवेग का संरक्षण ढूंढो, नहीं है तो कौन सा मारोगे? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का थर्ड नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। आपका आंसर ये सही होगा। ठीक है, अगर रॉकेट लॉन्चिंग में जो निम्न ताप इंजन में प्रयुक्त होता है, तो अगर बात करें क्रायोनोजन कहाँ यूज होता? तो इंजन में, रॉकेट इंजन में। ठीक है, अगर बात करो पायरोमीटर के क्या काम होता है? देखो पायरोमीटर का काम होता है उच्च ताप मापना। कितने से उच्च? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप मापना। कितना? 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापता है। कौन सा? ये आपका पायरोमीटर। और क्रायोनोजन की बात करें तो ये निम्न ताप नापता है, निम्न ताप नापता। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा?
देखो, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो, देखो समान गति कैसे कहेंगे कि समान गति, मान लो देखो त्वरण की बात करें तो त्वरण देखो चेंज इन वेग, वेग में चेंज बटे टाइम। तो अगर त्वरण की बात करें तो क्या होता है v2 बटे v1 बटे टाइम, ये त्वरण होता है। v क्या है, वेग है, v क्या है, वेग, वेग। तो चेंज इन वेग बटे बाय टाइम, चेंज इन वेग बटे टाइम। तो वेग में चेंज अगर पर सेकेंड हो रहा है, वेग में चेंज अगर विद इन टाइम हो रहा है अगर, तो उसको क्या बोलेंगे आप, त्वरण बोलेंगे। लेकिन क्या कह रहा है, कोई वस्तु एक समान गति से, एक समान गति से मतलब कि अगर मान लो s1 गति से यहाँ इतनी दूरी हुई, फिर इतनी दूरी s1 गति से हुई, फिर s1 गति से इतनी दूरी हुई, समान गति से गति कर रही है, तो इसका त्वरण क्या होगा। अगर समान गति से गति करेगी, समान गति से करेगी, तो देखो वेलोसिटी उसकी, वेग तो चेंज होगा नहीं, वेग चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, ये जीरो होगा, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, शून्य होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, शून्य होगा, परिवर्तनशील नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। किस सिद्धांत पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगर कोई वस्तु को पानी में पूर्णतः डुबोया जाता है तो उस वस्तु द्वारा हटाया गया जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होगी। ये कौन कहता है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। ये कौन कहता है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा, आंसर आपका सी सही होगा, आंसर आपका सी करेक्ट होगा। अगर ओम के नियम की बात करें तो ओम बराबर वी बराबर आई इंटू आर। वी क्या है, वी वोल्ट है, आई क्या है, करंट है, आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर फैराडे के नियम की बात करें तो फैराडे के नियम किस पे लागू होता है, कमेंट में बताइएगा। न्यूटन के तीसरे नियम की बात कर चुके हैं, क्रिया एंड प्रतिक्रिया का नियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून काटते समय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार कम से कम 10 सेटों में ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, 10 सेटों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखो नाखून कैल्शियम और फास्फेट के बने होते हैं। नाखून में जो प्रोटीन पाई जाती है तो केराटिन प्रोटीन, कौन सी, नाखून में अगर प्रोटीन की बात करोगे कौन सी, कैरोटीन। ठीक है, अगर बात करोगे ये किससे, इसमें कैल्शियम और फास्फेट के बने होंगे, तो नाखून कैल्शियम और फास्फेट के बने नहीं होंगे। कैल्शियम और फास्फेट की क्या बनी होंगी, इसके बने होंगे दांत एंड बोन, हड्डी, दांत और हड्डी कैल्शियम फास्फेट के बने होंगे। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, नहीं, बेकार हिस्सा बिल्कुल नहीं है। नाखून आप बेकार हिस्सा कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। नाखून मृत कोशिकाओं के द्वारा, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। ये क्वेश्चन, ये आंसर आपका करेक्ट है कि नाखून जो होता है मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। तो आंसर कौन सा सही है, आंसर आपका ए करेक्ट है। इसको याद कर लीजिए, जैसे भी आप समझ सकते हो वैसे इसको समझिएगा कि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलयन का एक बैंगनी डाई है जिसे बैंगनी है जिसे जो बना होता है मिलके, ये गलत लिखा है, जो किस का बना होता है। देखो जो लिटमस पत्र बना होता है तो लाइकेन का बना होता है। किसका बना होगा, काई, लाइकेन का बना होगा। लाइकेन किस चीज का सहजीव है, तो ये देखो कवक एंड शैवाल, कवक प्लस शैवाल, कवक एंड शैवाल का जो सहजीवी है वो आपका लाइकेन है। इसके अगर कलर की बात करेंगे तो बैंगनी होगा, कौन सा, बैंगनी रंग होगा। ठीक है, अगर कवक की बात करेंगे
तो इसके स्टडी क्या करेंगे, फाइकोलॉजी, ठीक है। अगर शैवाल की बात करेंगे तो माइकोलॉजी, ठीक है। अगर स्पाइरोगायरा की बात करेंगे, स्पाइरोगायरा ये कहाँ होगा, स्पाइरोगायरा परपोसिट, अच्छा स्पाइरोगायरा हरित मांस, तो इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं, आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगर बैंगनी ये लिटमस पत्र ये करता क्या है, ये लिटमस पत्र करेगा क्या, ये अम्ल और क्षार का सूचक है, ये भी लिख लीजिए, क्या, अम्ल एंड क्षार का सूचक है, अम्ल एंड क्षार का सूचक है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निष्क्रिय लिटमस पत्र का रंग कलर कैसा होगा, निष्क्रिय लिटमस पत्र का कलर जो होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, बैंगनी कलर होगा, कौन सा, बैंगनी होगा, काला नीला जामुनी कोई नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी है, तो उभयधर्मी कौन सा होगा, उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखो उभयधर्मी की जो एक प्रॉपर्टीज होती है तो क्या होती है, ये अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण रखते हैं, दोनों के गुण रखते हैं। उभयधर्मी वो होंगे जो अम्ल और क्षार दोनों के गुण रखेंगे, वो क्या कहलाएंगे, उभयधर्मी कहलाएंगे, वो उभयधर्मी कहलाएंगे। तो अम्ल और क्षार के गुण कौन रखेंगे, इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप रखिए Al2O3 ZNO PbO2 देख लीजिए कौन सा है। देखो कॉपर ऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कौन सा होगा, Al2O3 आंसर आपका सी सही होगा, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में कितनी मिलेगी, 0.03%, ये सबसे गर्म होती है, सबसे गर्म होती है एटमॉस्फेयर का। अगर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है वो किसका रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड का रहता है। एसिड रेन बोलेंगे किसको, जिसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 5.4 से कम चला जाएगा, उसको हम एसिड रेन बोलेंगे। एसिड रेन ये अम्लों का कुष्ठ, इमारतों का कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। अम्ल वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल आता है कि जो ताजमहल का रंग कलर भद्दा क्यों हो रहा है, तो उसका कारण है एसिड रेन, अम्ल वर्षा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआरआई किसका संक्षिप्त रूप है, एमआरआई संक्षिप्त रूप है, इसमें वैद्युत की सहायता से जो मनुष्य के अंदर की चीजों का जांच की जाती है। तो इसका अगर क्या कह रहा है, किसका संक्षिप्त रूप, अच्छा संक्षिप्त रूप, तो इसको क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो देख लीजिए, मेडिकल्स नहीं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, हाँ तो यही होगा। इसमें थोड़ा हिंदी में गलत लिखा, आंसर ये होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग। आपका आंसर आपका बी सही होगा। देखो मीडिया, मेडिकल्स में ये कुछ नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत में कन्वर्ट करेगा। देखो एम्पलीफायर तो क्या करेगा, ध्वनि को एम्पलीफाई करेगा, ध्वनि को बढ़ाएगा। हेडफोन क्या करेगा, हेडफोन आपका फोन से जो बाहर आवाज आ रही थी उसको एक लिमिट करेगा। लाउड स्पीकर क्या करेगा,
विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में कन्वर्ट करेगा, विद्युत को ध्वनि में कन्वर्ट करेगा। लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन क्या करेगा? ध्वनि को विद्युत में करेगा। तो आंसर कौन सा होगा? माइक्रोफोन। आंसर होगा आपका माइक्रोफोन। आंसर ए करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाने का नमक NaCl सोडियम क्लोराइड किससे बना होता है? देखिए इसके बारे में एक चीज आप समझ लीजिए, क्या होगा? अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल बनाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिए, अम्ल या क्षार प्लस अम्ल क्षार जब किसी एसिड से मिलेंगे, एसिड से, अम्ल क्षार किसी धातु से अगर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? तो ये क्या बनाएंगे? तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस जरूर बनाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जरूर बनाएंगे। अगर मान लो, अगर तो फिर क्या कह रहा है इसमें? अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाएंगे, लवण और जल। तो हाँ अच्छा, इसमें एक मजबूत, अच्छा तो ऐसे इसको एक ये लिख लीजिए, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, मजबूत अम्ल प्लस मजबूत क्षार क्या बनाएंगे? एक लवण प्लस जल बनाएंगे, लवण प्लस जल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब लिखा वही है, बट इसमें क्या मजबूत मतलब एक मजबूत अम्ल मजबूत क्षार मिलके दोनों मजबूत रहेंगे, लवण प्लस जल बनाएंगे। अब देख लीजिए क्या बनाएगा? मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार लवण प्लस जल बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। कमजोर नहीं, एक मजबूत अम्ल और कमजोर नहीं, ये तीनों नहीं होंगे। एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार मिलकर लवण प्लस जल। लवण मतलब ये क्या है? लवण मतलब ये क्या है? ये NaCl है, नमक है, ये नमक है, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? आंसर आपका ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसमें लिखना चाहिए मानव मस्तिष्क का वजन कुल बॉडी वेट का कितना होता है, कुल शारीरिक भार का कितना होता है। अच्छा लिखा है, ऑप्शन में लिखा है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो बॉडी वेट का 2% मस्तिष्क का भार होता है, बॉडी वेट का 2%। देख लीजिए आंसर कहां पे होगा? मानव शरीर का 2% वेट क्या होगा? मानव शरीर का 2% वेट मानव मस्तिष्क का होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तीसरे सेल में कितनी होगी अधिकतम संख्या? देखो KLMN। तो तीसरे सेल में अधिकतम संख्या कितनी होगी? कितना? 2n², यही लिखते हो ना। तो तीसरा सेल है, यहां पे कितना रखोगे? 3 रखोगे, 3 रखो, स्क्वायर करो और 2 करो, तो 3 3 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। कितना हो जाएगा? 18। तो आंसर क्या मारोगे? आंसर मारोगे सी, ठीक है। अगर तीसरे सेल में कितना होगा? 18 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यौगिक नहीं है, अब देखो पहले एक चीज इसमें सारी चीजें समझ लो। तत्व, यौगिक और मिश्रण। देखो तत्व क्या होगा? जो एक से एक सूत्र से मिलके बनेगा। इसमें एक चीज लिखिए, सूत्र होगा लेकिन कैसे? अकेले, ठीक। इसमें भी सूत्र होगा, इसमें भी सूत्र होगा लेकिन अकेले नहीं, ठीक है। मिश्रण में क्या होगा? सूत्र ही नहीं होगा,
सूत्र ही नहीं होगा, सूत्र ही इसका नहीं होगा। अब देखो तत्व की बात करें, इसको पहचानेंगे कैसे? देखो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब अकेले अकेले हैं तो क्या है? तत्व हैं। अगर यौगिक की बात करें तो CH4, C2H6, CO2, NO2 ये सब क्या है? देखो मिले हैं दूसरे से, दो चीजें हैं, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, दो चीजें हैं। तो देखो सूत्र होगा लेकिन अकेले नहीं होगा, दो से मिला होगा तो क्या होगा? यौगिक हो गया। मिश्रण में क्या होगा? मिश्रण में सूत्र इसका जब होगा नहीं तो होगा क्या? मिश्रण होगा। जैसे मान लो जिनका सूत्र नहीं होगा वो मिश्रण होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तत्व, यौगिक एंड मिश्रण। ठीक है, तो इसमें देखो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें SO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अगर चाक की बात करें, चाक, खड़िया, संगमरमर, क्या होगा इसका सूत्र? CaCO3 चाक खड़िया का। अगर लेड की बात करें तो इसका कैसे? Pb। ठीक है, तो देखो सूत्र होगा लेकिन अकेले नहीं होगा, ये अकेले नहीं है तो ये क्या है? ये यौगिक है। ये अकेले नहीं है तो यौगिक है, ये अकेले नहीं है तो यौगिक है, बट ये अकेले है तो ये क्या है? ये क्या है? ये है तत्व, ये है तत्व। तो पूछ रहा है एक यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है मतलब क्या है? वो तत्व है, वो तत्व है। तो आंसर कौन सा मार क्या होगे? आंसर मारोगे आप पहला, लेड। लेड क्या है? लेड एक तत्व है, यौगिक नहीं है। बाकी सारे क्या है? बाकी सारे आपके यौगिक है, बाकी सारे यौगिक है। सारी चीजें आपको बिल्कुल कंठित होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल टिप पे आपके होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो देखो इसमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं, तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन आप समझ लो पहले। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन जो अभिक्रिया के बाद वो ना मिले हमको, अभिक्रिया के बाद वो मिले ही ना। लिख लो, अभिक्रिया के बाद ना मिले, ना मिले, अभिक्रिया के बाद वो ना मिले, कुछ और बन जाए, कुछ और बन जाए। ठीक है, भौतिक परिवर्तन अभिक्रिया के बाद हम चाहें उसको तो हम फिर से पा लें, वो है भौतिक परिवर्तन। अभिक्रिया के बाद दोबारा फिर मिल जाए। तो भौतिक परिवर्तन कैसी प्रक्रिया हुई? उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय मतलब वो फिर मिल जाता है ना, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो अनुत्क्रमणीय। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, रासायनिक भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय। मतलब उत्क्रमणीय मतलब आप जैसे बर्फ से पानी बना लिए और फिर पानी से बर्फ तो बना सकते हो ना, पानी से बर्फ बना लिए ना। तो देखो बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, उत्क्रमणीय क्रिया हुई। उत्क्रमणीय मतलब एक इधर से उधर, उधर से उधर, तो वो उत्क्रमणीय। बट रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय मतलब वो एक चीज बन गई तो बन गई, उससे हम नहीं कर सकते। जैसे मान लो दूध का अपने फटना, दूध फट जाएगा, उसको फिर से दूध बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। लोहे में जंग लग गई एक बार तो अब उसका दोबारा वैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे वैसा। ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। जैसे मान लो आपका लकड़ी का जल गया, कोयला जल गया तो उसको दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते ना, तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है?
रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देख लीजिए, ईंधन का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, अभी देखेंगे उसको। ऑक्सीजन लौह में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें जो भौतिक परिवर्तन है तो क्या है, अम्लीकृत जल में विद्युत का अपघटन। आंसर ए बी आपका सही है, आंसर बी आपका सही है। ठीक है, तो ये चीजें जरूर याद रखिए। ये कौन सी प्रक्रिया है, उत्क्रमणीय। बट रासायनिक क्या है, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो मतलब भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन, देखो पढ़ाई करना जरूरी इस वजह से है क्योंकि अगर नौकरी नहीं लगी तो आप इतने दिन पढ़े हो, किसी लायक तो बचे नहीं हो, तो नौकरी पाना बहुत जरूरी है। आप अगर मान लो अभी मेहनत नहीं कर रहे हो तो कब करोगे मेहनत। तो उसी पे एक हम बात बताना चाह रहे हैं कि एक शायरी, जैसे मान लो किसी का रिलेशनशिप ये रहता है कि काफी टाइम तक चला है, उसके बाद में कुछ रहता है कि लड़की शादी के लिए, लड़का कुछ कर नहीं रहा, अभी तैयारी कर रहा है, तो शादी वादी के लिए तो लड़कियां ज्यादा होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का अगर देखेंगे तो उस तरफ फिसल जाती है। ये होता है ऐसा होता है। अगर लॉयल लड़की रहेगी तो आपके साथ रहेगी, चाहिए भी भाई, क्या लड़कियों का है तो है, उनके पास ऑप्शंस हैं। तो है कि पापा के दोस्त के लड़के का रिश्ता आया है, ये कह के वो आज की बात को आखिरी बता रही है। पापा के दोस्त के लड़के का रिश्ता आया है, ये कह के वो आज की बात को आखिरी बता रही है। लड़के क्या होते हैं, लड़के अपना लॉयल रहते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते सारी चीजों में। तो उसके आगे वाली लाइन आप सुनो ना, सुनो कि जब वो कहती है कि पापा के दोस्त के लड़के का रिश्ता आया है, ये कह के आज की बात को आखिरी बता रही है। जब मेरे अंदर, ये वो लड़का जो है जो बात कर रहा है, जब मेरे अंदर कोई कमी नहीं ढूंढ पाई या कमी नहीं मिल पाई तो उसकी नौकरी को सरकारी बता रही है। तो इस वजह से आपको सरकारी नौकरी पाना बहुत जरूरी है। अगर आप बड़ा बिजनेस है आपका, कोई अच्छा बिजनेस है, तो डोंट वरी, आप कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, तो आज से पढ़ाई और दोगुनी करिएगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक और रासायनिक के बारे में हमने अभी बहुत अच्छे से बताया है कि एक अंडे का पकना, अंडा अगर पक जाएगा तो दोबारा मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई जो दोबारा मिल जाएगा वो भौतिक परिवर्तन, जो नहीं मिलेगा वो रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो एक अंडे का पकना, तो ये क्या हुआ, ये रासायनिक परिवर्तन है। हमको कह रहा रासायनिक परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है एक आइस क्यूब का पिघलना, देखते हैं इसके बारे में। केक को ब्रेक करना, अब केक को ब्रेक कर दिया फिर से थोड़ी केक बन पाएगा। फिर केले का सड़ना, कोई चीज सड़ जाएगी दोबारा मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी। देखो, एक आइस क्यूब का पिघलना, आइस क्यूब पिघलेगा, पानी बनेगा, फिर पानी से आप आइस क्यूब बना सकते हो। तो ये कौन सी हुआ, ये हुआ भौतिक परिवर्तन। ये हुआ भौतिक परिवर्तन। ये कौन सा हुआ, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। तो आंसर कौन सा आपका है, आंसर होगा बी, क्योंकि कह रहा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन खाली यही नहीं है, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी सब क्या है, केक का ब्रेक करना भी रासायनिक परिवर्तन है, केले का सड़ना, कोई चीज का सड़ना जलना, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। अंडे का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध अशुद्ध पदार्थ के बारे में मैंने बहुत अभी चर्चा की कि देखो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, अभी आपके अंदर माइंड में ये चीजें बन जाएंगी। शुद्ध में कौन सा रहेगा? शुद्ध रहेंगे दो तरीके से, तत्व एंड यौगिक। यौगिक, तत्व एंड यौगिक। तत्व एंड यौगिक, ठीक है। अशुद्ध में क्या रहेगा? अशुद्ध में रहेगा मिश्रण। अशुद्ध में रहेगा मिश्रण, ठीक है। तो तत्व क्या रहेगा? ये एक सूत्र से बना रहेगा, एक सूत्र से। यौगिक क्या रहेगा? दो या दो से अधिक सूत्र से बना रहेगा। मिश्रण का सूत्र नहीं होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ मतलब या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा, या तो तत्व होगा या तो यौगिक। मिश्रण तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो पहले सूत्र लिखो। वायु का कोई सूत्र पढ़ा है आपने? कोई नहीं सूत्र पढ़ा है आपने। दूध का कोई सूत्र पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, ठीक है। चीनी के घोल का कोई सूत्र पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। मेथेन का जरूर पढ़े हो, CH4। मेथेन का जरूर पढ़े हो, CH4। तो देखो वायु, दूध और चीनी का घोल, ये क्या है? ये तीनों है मिश्रण। ये तीनों है मिश्रण, ठीक। तो ये तीनों मिश्रण है। कह रहा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हमारा दो तरीके से डिवाइड है, या तो तत्व में या तो यौगिक में। या तो तत्व में या तो यौगिक में। अगर तत्व होता तो एक सूत्र से बना होता, अगर यौगिक होता तो आप दो या दो से अधिक सूत्रों से मिलकर बना होता, ठीक है। तो वो यौगिक हो जाता। तो इसमें देखो हमारा क्या है? मेथेन है। दो या दो से अधिक सूत्र हैं, तो कौन सा हुआ आंसर हमारा? आंसर हुआ हमारा मेथेन, क्योंकि ये यौगिक है। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ में आता है, ठीक बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा एक है। हवा क्या है? हवा क्या है? हवा तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। बिकॉज का है, देखो हवा में तो नाइट्रोजन भी है, हवा में तो ऑक्सीजन भी है, हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। देखो ये तत्व है और ये यौगिक है। समझ में आई बात? तो हवा क्या है? तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। कभी नहीं मानना कि हवा क्या है? हवा मिश्रण है। हवा तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है, ठीक बात है। आंसर डी इज करेक्ट, सही बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? दो हड्डियों की बात कर रहा है। देखो दो हड्डियां कैसे जुड़ी होंगी मानव शरीर में? मान लो एक हड्डी ये है और एक ये हड्डी ये है। ये कैसे जुड़ी रहेंगी? दोनों आपस में कैसे जुड़ेंगी? देखो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, दो क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, और अगर आपने बढ़िया तरीके से ट्रिक से याद कर लिया तो कभी नहीं भूलोगे। देखो ये बोन नंबर 1 है, ये बोन नंबर 2 है, ठीक है। अगर बोन टू बोन जुड़ रहा है, 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 तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बोन टू बोन, क्या? एल, लिगामेंट। बोन टू बोन अगर जुड़ेगा तो लिगामेंट, ठीक है। इसका अगर ट्रिक याद करने की बात रही तो आप बबली याद रखो। किसी का नाम है याद रखो बबली, अपनी बबली ना याद रखो, बट याद रखो बबली। बा मतलब बोन टू बोन लिगामेंट, ठीक। बोन टू बोन लिगामेंट ऐसे याद रखो। दूसरा एक है, कहेगा हड्डी को मसल से जोड़ेगा। हड्डी को मसल से मतलब बोन को किससे? बोन टू मसल, बोन टू मसल्स। बोन टू मसल अगर जोड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टेंडन। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे टेंडन। टेंडन या फिर क्या? या फिर कंडरा। हिंदी में इसको कंडरा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, दो हड्डियां आपस में जुड़ी होंगी। देखो बोन 1 बोन 2, क्या बोलेंगे उसको? लिगामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिगामेंट। लिगामेंट जोड़ों से नहीं, क्या बोलेंगे? हाँ लिगामेंट से। आंसर आपका बी सही हो जाएगा, लिगामेंट। मांसपेशियों से नहीं, छोटी हड्डियों से नहीं, ठीक है। तो आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला
उत्तर कौन सा है, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने डिस्कस किया था। मैंने दोनों क्वेश्चन इस वजह से साथ साथ में करवाए क्योंकि आपको दोनों छप जाने चाहिए। इसके बाद आपको इसकी जरूरत ना पड़े कि भैया बोन टू बोन कौन जोड़ता है, मसल टू बोन कौन जोड़ता है, या फिर मसल टू बोन, बोन टू मसल, ये सब चीजें वो एक ही हैं। ठीक है, तो आप मसल से बोन अगर कर रहा तो मैंने बोला था क्या टेंडन होगा, टेंडन, टेंडन या फिर कंडरा, टेंडर या फिर कंडरा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको सेशन कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज का लाभ हो सके और हमारी बात पे गौर करिएगा अच्छे से। थैंक यू।